कहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे और वो ट्रैफिक में फंस गई गाड़ी, या टाइम हो गया, क्या हो गया, वो ब्लास्ट कर गया। 2300 से ज़्यादा केजीज के बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स हैं। 2900 केजी का ये सीजर ऑलरेडी हो चुका था और जो बचा हुआ था वो ये जो लास्ट में ब्लास्ट हुआ उस कार में था। भारत को क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम आतंकवाद से लड़ भी सकें, उसको काबू भी पा सकें? एक तो प्रोफेशनलिज्म जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में होना चाहिए, उसमें जितनी कमियां दिखती हैं उसको प्लग इन करके उसको सुदृढ़ बनाए। ये मान के नहीं चलना चाहिए कि हमने पकड़ लिया और बर्स्ट कर दिया उनके मॉड्यूल को और सब ठीक हो गया। इसका मतलब खतरा तो ही बरकरार है। बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूअस लेवल पे है। देखिए, ऐसा है कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को पढ़ें और देखें, अध्ययन करें, तो भी आपको ये लगेगा कि किसी भी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो कुछ इंटरनल तो इश्यूज रहते ही रहते हैं, बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लोग इन्वॉल्व होंगे, बट इसके नेटवर्क जो है, नेटवर्क तो निकालना, हैंडलर्स इनके जो है वो निकालना पड़ेगा। और 26 से 11 भी आने वाला है जी, 6-12 का भी है जी। तो दोनों चीज़ों की एनिवर्सरी जो होती है ना, वो टेररिस्ट के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। वो एक मैसेज, सारा एक्सप्लोसिव है, उसको टेस्ट करने में ही ब्लास्ट हो गया, तो ये मिसहैंडलिंग है, अनप्रोफेशनल वे है। एक्सीडेंट तो है, अल्टीमेटली इट इज एन एक्सीडेंट, बट अनप्रोफेशनल हैंडलिंग है, नो डाउट अबाउट। नमस्कार, अमरउजाला.com पर खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम रूबरू हैं एक नए मेहमान से, एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हैं देश के जाने माने पुलिस अधिकारी रहे राकेश अस्थाना जी। राकेश अस्थाना जी गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी तो हैं ही, वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा वो स्पेशल डायरेक्टर रहे सीबीआई में, इसके साथ ही बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रहे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी डायरेक्टर जनरल रहे, और भी तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। और चूंकि हाल ही में जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, उसने एक बार हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी पुलिसिंग पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और राकेश अस्थाना जी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से ही रिटायर हुए, जो बिल्कुल उनका जो आखिरी जिम्मेदारी अभी तक की जो थी, हो सकता है भविष्य में उनको कोई फिर बड़ी जिम्मेदारी मिले, अभी तक की जो आखिरी जिम्मेदारी थी वो दिल्ली पुलिस आयुक्त की थी। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम अस्थाना जी से बात करें। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए अपने व्यस्त कार्यक्रम से। चूंकि आप दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे और तमाम पदों पर रहे, तो ये जो लाल किले वाला जो विस्फोट की घटना हुई, हालांकि इसको लेकर आधिकारिक वर्जन तो आ ही गया है, अब तो ये है आतंकवादी घटना है। पहले तो शुरू में लग रहा था कि क्या है, किस तरह का ब्लास्ट है, सरकार भी और एजेंसियां भी कुछ भी बताने से पहले उसको पुख्ता कर लेना चाहती थी। तो आतंकवादी घटना तो मान लिया गया, तो आप इसको क्या सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक मानते हैं, या अचानक ऐसा कुछ हो गया? देखिए, इसको बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? अक्टूबर 19 को ये मुकदमा कायम हुआ जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, नौगाम पुलिस स्टेशन में। उसकी शुरुआत वहाँ पे ऐसे हुई थी कि कुछ पोस्टर्स लगे थे जिसमें धमकियाँ दी गई थी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए, और छोटे छोटे पोस्टर्स उस एरिया में काफ़ी थे। तो लोकल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन था, जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ों को इंट्रोगेशन करके भी निकाला, और एक नेटवर्क बाहर आया जिसको उन्होंने नाम दिया वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। उसका कारण ये था कि उसमें काफ़ी डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, सब पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करके काफ़ी रिकवरी फरीदाबाद हरियाणा से की, और कुछ सहारनपुर से की, यूपी से, और बाकी कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। जिनका रेडिकलाइज करने वाले लोग थे उनको भी अरेस्ट किया, डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया, और नेटवर्क जो था उसको एक्सपोज किया बेसिकली। तो वो पार्ट तो बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, किसी को कानो कान भनक हाँ, खबर भी नहीं लगी। वो तो जब फरीदाबाद में अरेस्ट हुई तब जाके खुला। तो वो मेरे ख्याल से एज ए पुलिस ऑफिसर मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया, उम्दा पुलिस इन्वेस्टिगेशन था।
कमी कहाँ रह गई? अब इस तरह का नेटवर्क जब जाहिर होता है तो नेचुरली इट हैज टू बी ए कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन। आईबी है, आरएनएडब्ल्यू है, दूसरे स्टेट पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं वो हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल है, वो ये सारे ऑपरेशंस करती हैं। तो मेरे मंतव्य में चूक वहाँ हुई कि कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई। मैं ऐसे कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ, बिकॉज इंटेलिजेंस इन लोगों ने खुद ही डेवलप करी इंस्टांस को देख के, और काफ़ी अच्छा नेटवर्क पकड़ भी लिया। हाँ, काफ़ी बस्ट कर दिया था। बिल्कुल। कमी कोऑर्डिनेशन की रही। हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने, पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की भी हो सकता है, बट जो अपेरेंटली लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन हैज बीन। इसीलिए जो ये गाड़ी I-20 जो जिस पे ब्लास्ट हुआ, इसमें भर के वो ले जा रहे थे कहीं या डिवाइस लगा करके किया गया, तो क्या लगता है कि मतलब ये दो, मुझे जो मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई जो इंटेलिजेंस में और पुलिस में, उनका कहना था इसकी दो चीज़ें थ्योरी है। एक तो ये है कि इंटेंशनली उन्होंने प्लान किया कि भाई ये मॉड्यूल जिस तरह से बस्ट हुआ और सब जगह पकड़ा जा रहा था, तो इसके पहले जो है एक धमाका करो जिससे जो है डाइवर्ट हो और हमको अपना जो है बाकी जो सामान इधर उधर करने का मौका मिल जाए। दूसरा ये है कि शायद वो कहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे और वो ट्रैफिक में फंस गई गाड़ी, या टाइम हो गया, क्या हो गया, वो ब्लास्ट कर गया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने कहा आप क्या मानते हैं? इसको नहीं मानता हूँ। देखिए, ऐसा है, जो सीजर होना था वो बहुत पहले हो चुका था। मटेरियल जो सीज हुआ और काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ, काफ़ी बड़ी मात्रा में 358 kg अमोनियम नाइट्रेट है और करीब 2300 से ज़्यादा kgs के बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स हैं। तो 2900 kg का ये सीजर जखीरा पूरा हो चुका था जी। और जो बचा हुआ था वो ये जो लास्ट में ब्लास्ट हुआ जी, इस कार में था। इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये कोई बहुत लोकल मॉड्यूल है और उसने काम किया, ऐसी बात नहीं है। इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, टर्की से कनेक्शन निकल रहा है जी। पेपर में। हाँ बिल्कुल, वो टर्की गए होगी, विजिट हुई वहाँ पर। पाकिस्तान का और ISI का जो इस तरह से रोल रहा है पास्ट में, वैसा इसमें भी निकलेगा। ये मुझे, हालांकि अभी तक पाकिस्तान का नाम लिया नहीं गया है, नहीं लिया गया, बट इट इज ऑब्वियस। ये नहीं बना तो है उन्हीं का, हैंडलर्स तो सारे पाकिस्तान में ही है ना। ये जैसे हाँ, नाम ले ना ले। अभी क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में जब तक सबूत या वो नहीं गैदर हो जाते तब तक लेना मुश्किल है। बट अगर आप मेरे को एज ए पुलिस ऑफिसर पूछेंगे तो मैं कहूँगा इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा। तो आप देखिए, इस वक्त इंडिया में जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त एक और ऑपरेशन ATS गुजरात कर रही थी जी, ठीक है। हाँ, उसमें भी IS के लोगों को पकड़ा गया। हाँ, और सूरत में और ये अहमदाबाद में, हाँ, अहमदाबाद में, और हैदराबाद से कुछ रिकवरी भी हुई, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कश्मीर का ये जो मॉड्यूल था इसको भी ब्रेक, हाँ, तो लार्ज स्केल पे जो है। आप एक चीज मान के चलिए कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज बाय द डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, और मोस्टली पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं वो ऑपरेट करते हैं, या फिर जिहादी एलिमेंट्स हैं जिनका इंटरनेशनल लिंक्स हैं, वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन उस एंगल से होना चाहिए, मतलब आइसोलेटेड नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि आइसोलेटेड, हाँ, कि कोई लोकल ग्रुप है और उसने ऐसा लोकल होंगे, लोकल इन्वॉल्व होंगे, बट इसके नेटवर्क जो है, नेटवर्क तो निकालना, हैंडलर्स इनके जो है वो निकालना पड़ेगा। और ये इज ए लार्जर कॉन्स्पिरेसी, साजिश है ये। आप देखिए, जैसे अभी नवंबर में 26 से 11 भी आने वाला है जी, 6/12 का भी है। तो ये दोनों चीज़ों की एनिवर्सरी जो होती है ना, वो टेररिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की हरकतें हो, मतलब जिस तरह का ये हमने अटैक किया या उनके वो डिस्ट्रॉय किया, तो वो एक रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड है। क्योंकि इस बार तो मुरीद के तक जाकर के हमने मारा ना हमारे जी। तो
उसका एक रिटेलिएशन और अपना एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह की हरकत प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जी, ठीक है जी, सूरत में भी बॉम्ब प्लान किए थे, बट वो ब्लास्ट नहीं हो पाया, वो पहले रिकवर हो गए। तो वो एक इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल था वो ब्रेक हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन में। उनके लिए वो एक सेटबैक था, टेररिस्ट के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए। तो उस चीज़ का बदला लेने की तैयारी वो उन्होंने करी और फिर 2011 में बॉम्बे के जो जवेरी बाजार में ब्लास्ट हुआ, जस्ट टू सेंड ए मैसेज कि हम हैं, हाँ, जितना भी खत्म नहीं हुए हैं। ये टेररिस्ट जो थिंकिंग वाले लोग हैं या जो टेररिस्ट हैं, उनका ये एक एटीट्यूड है कि हमें अपना एक मैसेज देते रहना है और इस चीज़ को अलाइव रखना है। तो ये तो कंटिन्यूअस बैटल है, इसको वन हैज़ टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। और पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं और कंटिन्यूअसली ये काम चलता रहता है, तभी इतना बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन। कश्मीर में नौगाम थाने में ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, हालांकि वो एक्सीडेंटल बता रहे हैं उसको हैंडलिंग में। तो क्या लगता है कि ये मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वो सारा एक्सप्लोसिव है उसको टेस्ट करने में ही ब्लास्ट हो गया? तो ये मिसहैंडलिंग है, अनप्रोफेशनल वे है, मैं तो ये सिर्फ एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट तो है, अल्टीमेटली इट इज एन एक्सीडेंट, बट अनप्रोफेशनल हैंडलिंग है, नो डाउट अबाउट इट। सैंपल तो यहीं ड्रॉ कर लेने चाहिए थे जहाँ से रिकवरी हुई थी और फॉरेंसिक टेस्ट करा लेना चाहिए था। और बाकी अगर जो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है उसके बारे में तो बहुत सख्त रूल्स हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसके किस एरिया में कैसे रखना है, स्टोरेज कैसे करना है। इवन आफ्टर सीजर वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो वहाँ मैं ये मानता हूँ कि वो पुलिस स्टेशन में अगर ये एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा हुआ है, वो भले ही बाहर रखा हो, आई थिंक वो वहाँ चूक हुई है। वहाँ भी 8-9 लोग मर गए, बाकी 20 काफी घायल हो गए। पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट होना समथिंग वेरी बिग। हम लोगों ने ये भी कंट्रोवर्सी शुरू की है कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज समथिंग व्हिच इज प्लान्ड बाय द टेररिस्ट। और डीजीपी उन्होंने ये बयान दिया कि इट इज एन एक्सीडेंट, तो वी शुड ऑनर दैट। बट इफ एट ऑल इट इज एन एक्सीडेंट तो वो चीज भी प्रिवेंटेबल। फैटल एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट भी है, बहुत फैटल एक्सीडेंट। नहीं, एक वक्त था जब दिल्ली में, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की, मिड 80s की, जब पंजाब में टेररिज्म बहुत उस पर था, जोरों पर था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद लगातार कई घटनाएं दिल्ली में हुई थी। सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुआ, लाजपत नगर में हुआ, ख्याला में हुआ, आईएसबीटी में बम फटा बस में, हाई कोर्ट के पास फटा, कई इस तरह के हुए। ग्रेटर कैलाश में हमला हुआ था बारात में। मैं तो उस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग ही करता था, तो इसलिए मुझे बहुत सारी घटनाएं मालूम, मैंने रिपोर्ट की है। तो उसके बाद उस वक्त दिल्ली में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट सब जारी होता था और जगह जगह बैरिकेडिंग, और दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम वार्निंग्स आती थी कि भाई कोई अनजानी चीज़ न छुए, कोई बैग लावारिस सामान पड़ा हो तो सूचना दें। पिछले कुछ 15-20 साल में चीज़ें थमी, अच्छी बात है। हमारे एजेंसीज ने कई मॉड्यूल भी बस्ट किए और सरकार का भी सख्ती हुई और पुलिसिंग भी अच्छी हुई, बेहतर हुई, इंटेलिजेंस इनपुट भी मिला। तो कई चीज़ें मतलब घटना होने से पहले ही हमने उनको ख़त्म किया। तो लोगों का एटीट्यूड, और मुझे लगता है पुलिस का भी एटीट्यूड बड़ा कैजुअल सा हो गया, और वो सब वार्निंग सब वो सब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। तो इसका भी फायदा उठाया टेररिस्टों ने कि लोग एकदम फिर उसी तरह से। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये जो आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रिवेंट करने के लिए बहुत सी चीजें करती है, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, लोगों को जागृत करना, और अपना जो प्रोफेशनल काम है, चेकिंग है, रेड्स हैं, अरेस्ट हैं, इंटरोगेशन है, वो सब चलता रहता है। अभी पिछले जो 1-1.5 दशक में नहीं हुए हैं ब्लास्ट, तो उसका श्रेय तो दिल्ली पुलिस को देना चाहिए जी, और सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को। दिस इज वन ऑफ इंसिडेंट व्हिच हैपेंड अभी जस्ट नाउ। दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है, इतना वेल ऑयल्ड सिस्टम है सो फार एज दिस एंटी टेरर
एक्टिविटीज आर कंसर्न। देखिए ऐसा, दिल्ली अपनी देश की राजधानी है, अपनी देश की नाक है, और इस राजधानी में राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और कितने वीवीआईपीज रहते हैं, डिप्लोमेटिक एरिया जी। तो हर जगह की सिक्योरिटी इज अ ट्रिमेंडस टास्क, और दिल्ली पुलिस कभी भी उस चीज़ को लाइटली नहीं लेती है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या नॉर्मल क्राइम एक दफ़े वो इग्नोर कर सकते हैं, बट नॉट द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी। उसको हर हालत में सेफ रखना है, ये टारगेट है दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स का। हर एक ऑफिसर इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करता है जी। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये बेसिकली आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कह सकते। ये तो मेरा ये मानना है वो पैनिक में भागा है, क्योंकि 9th को शायद दिल्ली JNK पुलिस ने डिस्क्लोज किया प्रेस, तो इसको लगा हो कि 9 तो 11 को ये हुआ है, 10 की रात में, 10 की रात में हुआ है। तो इसको अगर आप इस तरह से लेंगे कि ये नाकामी है दिल्ली पुलिस की, तो मैं एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर नहीं मानता हूँ। गाड़ी में लेके गया है, अब टाइमर लगा के ब्लास्ट किया है या गर्मी की वजह से ब्लास्ट हो गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस हमेशा दिल्ली को सिक्योर रखने के लिए कंटिन्यूअस लेवल पे काम करते हैं। और दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, यू विल नॉट बिलीव, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे न केवल दिल्ली में रहते हैं बल्कि पूरे कंट्री से कोऑर्डिनेट करते हैं, हर एक स्टेट पुलिस से, IB से, रॉ से। दे आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी प्रोफेशनल। और अभी एक और दूसरा इनका यूनिट है IFSO जी, IFSO इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट, वो भी वेल इक्विप्ड है सो फार एज इनका ट्रेसिंग, साइबर क्राइम, साइबर रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, तो दे वर्क इन टेंडम। और इवन थाने के लेवल पे या बीट लेवल पे लोग अलर्ट हैं इस बात के लिए कि कोई भी एक्टिविटी हो तो उनको खबर पड़े, देन दे कैन शेयर इट। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। अच्छा, अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में पूरे इसको देखें, एक ये इंसिडेंट हो गया, इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो टेररिस्ट नेटवर्क है हमारे खिलाफ, जाहिर है पाकिस्तान से ऑपरेटेड है, इसमें हमें कहने में कोई किसी तरह का संकोच भी नहीं है, पहले भी सारा एक हिस्ट्री है उसकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग रहा था कि शायद उसमें कुछ कमी आए, या उनकी कमर टूट गई, या पाकिस्तान को थोड़ा अकल आए, मतलब जैसा कि माना जाए। लेकिन इस घटना ने फिर साबित कर दिया, और जो रिकवरीज हुई जिस तरह से, कि उनकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी, काफ़ी बड़े स्केल पर करने की, जितना एक्सप्लोसिव मिला है। तो आपको क्या लगता है कि अभी मतलब ये मान के नहीं चलना चाहिए कि हमने पकड़ लिया और बर्स्ट कर दिया उनके मॉड्यूल को और सब ठीक हो गया? इसका मतलब खतरा तो ही बरकरार है। बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूअस लेवल पे है। देखिए ऐसा है कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को पढ़ें और देखें, अध्ययन करें, तो भी आपको ये लगेगा कि किसी भी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो कुछ इंटरनल तो इश्यूज रहते ही रहते हैं, बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब भारत जैसे है, ये प्रोग्रेसिंग कंट्री है, 4th है अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बहुत सी कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि हम लोग डेवलप करें। हाँ, बहुत सारे फोर्सेस और कंट्रीज, बहुत से फोर्सेस हैं। तो अपने को क्रिपल करने का क्या तरीका है? बेसिकली इसी तरह के प्रॉक्सी वार्स फंसा दीजिए उसमें, फंसा दीजिए। तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए और कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली दिल्ली पुलिस, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल द स्टेट पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एजेंसीज कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करते रहते हैं। और जो फॉरेन इंटरेस्ट है लोगों का, जो हमें वीक करना चाहते हैं, वो बेसिकली इसी तरह से चाहते हैं कि यहाँ पे दहशत का माहौल रहे, डेवलपमेंट नहीं हो, अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तो ये एक सोशल हार्मनी भी ब्रेक हो। तो उसके प्रति तो सजगता कंटिन्यूअस बेसिस पे रखनी पड़ेगी, और कॉम्प्लेसेंसी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे आपने कभी एक टर्म जो इसमें इस्तेमाल किया और वो चला भी, व्हाइट कॉलर टेरर, ये बड़ी चिंता की बात है कि जितने लोग उसे पकड़े गए हैं वो सारे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग,
जबकि आमतौर पर पहले जो पकड़े जाते थे तो कोई बेरोजगार लड़के जिनको रेडिकलाइज किया जाता है या उस तरह के निचले तबके के पैसे के लालच में और थोड़ा उनको कम्युनलाइज या फेनेटिक उससे, लेकिन ये तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि आमतौर पर हम यही कहते हैं कि भाई शिक्षा का प्रसार हो, रोजगार का प्रसार हो तो लोग इन चीज़ों से दूर होंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। नहीं तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकता ना। सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं उसमें से 2 या 3 या 4 लोग इस तरह से रेडिकलाइज हो रहे हैं तो ठीक है, बहुत सीरियस बात है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको जनरलाइज नहीं कर सकते आप। वो कौन रेडिकलाइज होता है और कौन उपयोग में लाया जाता है जिसके थ्रू टेरर एक्टिविटीज की जाए, वो पिकअप करते हैं लोग बाग जो वल्नरेबल हैं। तो एंटी रेडिकलाइजेशन आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू पकड़ना बड़ा आसान है लोगों को। हाँ बिल्कुल आसान है कि पोस्ट वगैरह देख करके कि ये इसके माइंड में हाँ। कहीं कुछ पक रहा है तो इसको पकड़ो। इसमें भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क में भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है बेसिकली। बताया जैसा पेपर में है कि वो टेलीग्राम का जो नेटवर्क है इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ें तो देखिए, जो हम पे अटैक करना चाहता है वो तो हर तरह से हर चीज़ का उपयोग करने की कोशिश है। हमको उनसे एक कदम आगे होना चाहिए, तो हमें प्रिवेंट भी करना है, उनको काउंटर भी करना है। तो उसके लिए प्रोफेशनलिज्म इज द ओनली आंसर। नहीं, भारत की जो डेमोग्राफी है और खासकर इस जो ये इंटरनेशनल टेररिज्म जो है और जिहादी एलिमेंट्स हैं उनको बहुत सूट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बहुत आबादी का बहुत बड़ी आबादी जो है जो मुस्लिम आबादी है, और उनको लिए ऐसे में अपने मॉड्यूल बनाना थोड़ा उनको लगता है कि ज़्यादा आसान है। तो इस चैलेंज को कैसे, मतलब हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस कैसे निपटें? जो हर एक को तो आप पकड़ नहीं सकते, जैसे आपने कहा जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन खोजना भी उन्हीं में से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मान लीजिए आई एम इन चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, तो मुझे तो पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना, जैसे वो पेनिट्रेट करते हैं हम पेनिट्रेट करें। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आप भी पेनिट्रेट कीजिए, आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एक तो वो तरीका है। दूसरा डी रेडिकलाइजेशन के वो सब एफर्ट्स करते रहना चाहिए कंटिन्यूअस बेसिस। इट्स अ कैट एंड माउस गेम बेसिकली। अब पुलिस जो है ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको तो अगर वो सामने वाला शातिर है और उस तरह की हरकत कर रहा है, हमें पता है, तो व्हाई कांट वी, हमें भी उतना शातिर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और मुझे लगता है कुछ जो जैसे आपने कहा कि डी रेडिकलाइजेशन के लिए भी प्रयास करना चाहिए, इसमें पुलिस के साथ साथ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जोड़ना शायद उनकी बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल, एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिल्कुल उनको, ताकि जो रेडिकलाइजेशन के जो नौजवानों को खासकर और इन पढ़े लिखे लोगों को करने की कोशिश हो रही है उससे उनको बचाया जाए। बिल्कुल, वो तो करना ही चाहिए 100%। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए ना, केवल ये नहीं कि उसने किया तो मैंने काट दिया या मार दिया, जो भी किया वो नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव, आपको फ्यूचर का ध्यान में रख के एक 20 साल का प्रोग्राम बना के देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। अच्छा, जैसे जो घटनाएं हुई पहले, उनमें ज़्यादातर जो पकड़े गए या मारे गए, चाहे वो लाल किले पर हमला हो या पार्लियामेंट अटैक हुआ या 26/11 हुआ, उनमें ज़्यादातर जो पकड़े गए मारे गए वो उनका पाकिस्तान कनेक्शन था, पाकिस्तान के ही थे, टेररिस्ट ट्रेंड भी थे और पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे। जैसे वो जिसको फांसी हुई थी कसाब को, वो भी पाकिस्तानी था। मुझे याद है लाल किले पे जो अटैक करने वाले भी पाकिस्तानी थे, पार्लियामेंट अटैक वाले भी पाकिस्तानी थे। पहलगाम में जो अटैक हुआ उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तान से ही आए थे। ये जो अटैक हुआ इसमें अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं वो सारे इंडियन नेशनल्स हैं, हमारे यहाँ के हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी में कुछ चेंज किया है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि बजाय वहां से भेजने के यहीं के लोगों को तैयार करो, यहीं बनाओ इस तरह मॉड्यूल्स और उनको यूज करो? तो ये तो पहले से स्ट्रेटजी रही है। आप देखिए जैसे इंडियन मुजाहिदीन जो नेटवर्क था वो सारे इंडियंस थे। वो तो सिमी का एक ग्रुप बन गया था ना, इंडियन सिमी हो चाहे इंडियन मुजाहिदीन हो, बट इनका जो तार है वो जुड़े हुए तो बाहर से ही है, इनको हैंडलिंग बाहर से ही होती है। ऑन देयर ओन दे कैन नॉट डू, मतलब दे इफ दे वांट दे कैन डू, बट इट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। तो इनको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में यूज करना है, तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है ही है। अभी तो और स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। आपको तो
अगर आपको किसी जगह अटैक करना है तो बाहर से आदमी भेजने के बजाय लोकल आदमी को पैसा देके आप करा, वही मैं कर रहा हूँ, वही होता ही है, वो कर भी रहे हैं। और जैसे यहाँ जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, they are being used by the terrorist organizations sitting abroad and वो तो बॉम्बे जो ब्लास्ट हुए थे उसमें भी तो यूज किया गया था, दाऊद का पूरा गैंग उसी में यूज किया गया था, जिसको फिर गैंगस्टर्स को यूज करने का ट्रेडिशन तो बहुत पुराना है, अभी भी करते हैं। अभी आई कैन नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स, बट व्हेन आई वाज इन द सर्विस तो काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे मिले थे जिसमें विदेश में बैठे हुए टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो इंडिया को टारगेट करते हैं, उन्होंने हायर किया लोकल गैंगस्टर्स को टू कमिट क्राइम एज वेल एज टू कमिट द टेरर अटैक्स, और पैसे दिए उनको। प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो है, दुनिया में तमाम देशों में इस समय टेररिज्म एक बड़ी समस्या है और अलग अलग रीजंस हैं, मतलब उसके ऐसे में भारत को क्या करने की जरूरत है जिससे हम आतंकवाद से लड़ भी सकें, उसको काबू भी पा सकें और हमारी सोशल हार्मनी भी बनी रहे और नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान ना हो। एज ए बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी? दो तरीके हैं, एक तो प्रोफेशनलिज्म जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में होना चाहिए, उसमें जितनी कमियां दिखती हैं उसको प्लग इन करके उसको सुदृढ़ बनाएं। और जहाँ तक सोशल हार्मनी की बात है, वो तो 100% दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, और उसमें गवर्नमेंट के लेवल पे भी एफर्ट होते हैं, सोशल लेवल पे भी एफर्ट जो NGOs हैं या लोकल एसोसिएशंस हैं या लोग जो भी हैं, उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहना चाहिए। कोई भी कम्युनिटी में आप 100% लोगों को आप नहीं कह सकते हैं कि दे आर हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर एक आदमी नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल। जैसे पंजाब के समय जब आतंकवाद था तो हर पंजाबी थोड़ी बिल्कुल था, वो तो 100 में से हार्डली 4 या 5 लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो वो ध्यान में रख के अगर काम करें तो दैट वुड बी मच बेटर। और दूसरा जो हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी रिलेशंस हैं, खासकर जो अगर मैं मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लूँ, जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो कई बार ये आता है साहब, जैसे भी इसी में एक टर्की का कनेक्शन आ रहा है, तुर्की का, दिल्ली वाले में कि उन्होंने तुर्की की यात्रा की थी, वहाँ लोग गए थे। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हम लोगों को तो एक प्रयास करना चाहिए कि जो वो कंट्रीज हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्योंकि कई बार फंडिंग का आरोप जो लगता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो वहीं से लगता है। तो उन पर भी अगर हम लोग एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए कि वो इस तरह के एलिमेंट्स को फंडिंग ना होने दें। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की ऐसी नहीं होती कि आप झगड़ा ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, भी डेलिकेट इशू है, डेलिकेट इशू है। और वहाँ भी जैसे मान लीजिए आप टर्की का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ भी रिलेशन ऐसे होना चाहिए ताकि उनकी समझ में आए कि अगर वहाँ से ये चीज़ हो रही है तो हमारे कंट्री के लिए खराब है। नहीं हो सकता है वो टर्की गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, लेकिन वहाँ कुछ एलिमेंट्स रोल नहीं होता, बट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट हर एक जगह होता है। तो वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिप्लोमेसी है वो तो हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसी लाइन पे हमें वर्क करना चाहिए जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं कि हमें हर एक जगह फ्रेंडली रिलेशंस हो और अगर गड़बड़ होती है तो हम भी सपोर्ट करें, मतलब उस चीज़ में दूसरी गवर्नमेंट को अगर उनको जरूरत पड़े और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में भी करें। बिल्कुल। और ये जैसे अल्फरा यूनिवर्सिटी जैसी जो संस्थाएं हैं, इन पर भी कुछ जिनको भी समझने जानने की जरूरत है कि इतनी बड़े बड़े इतनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसका गवर्नर तक ने उसको उद्घाटन किया और बना, और वहां से अगर इस तरह के लोग निकल रहे हैं या उसका नाम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बड़ी उसकी बात है। बिल्कुल, वो तो यूनिवर्सिटी जिसका नाम आया है, आप ले रहे हैं अल्फला यूनिवर्सिटी, वो तो चैरिटेबल ट्रस्ट उसको चलाता है। तो अगर जैसे आप जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से जो वहाँ के ट्रस्ट में कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ 2001 से इतने पुराने केसेस फ्रॉड के मुकदमे हैं, तो उनको सपोर्ट कैसे मिला, कैसे मतलब कहीं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। दूसरा ये है कि जो डॉक्टर पकड़ा गया उसको
लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK ने डिसमिस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ लोकल पुलिस, वहाँ सेडिशन के उसमें। हाँ, तो वो यहाँ के नौकरी में आ गए, तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो बिल्कुल ध्यान में आई हैं, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का तो मस्ट है, तो पहली चीज है। 100%। यहाँ तो हम लोग तो किराएदार रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। बिल्कुल। तो वो अगर टेंटेड लोग को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और फिर सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो उस चीज को गलत मानता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। कानून है। सिस्टम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ। अब आपको एक्रेडिशन नहीं है, 2018 में उसका पूरा हो गया जी, एंड यू आर स्टिल प्रोक्लेमिंग इट, तो आपको अभी ध्यान में आ रहा है। तो जो संस्था करती है वो तो मेंटेन करती है ना रिकॉर्ड। हाँ, तो वो सारी चीजें तो सिस्टम में सब कुछ है। अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट है जी, इतनी बड़ी संख्या में, मतलब वॉल्यूम में स्टोर किया है, तो खरीदा होगा कहीं से। हाँ बिल्कुल। तो जिससे खरीदा है वही बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। तो जिस संस्था ने लाइसेंस दिया है उसकी ये भी जवाबदारी होती है कि उसके जो स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन करे। तो सिस्टम में ऐसा चीज है, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो जब वो कहते हैं ना कि जब बारिश होने लगती है तब छप्पर छाने की अमोनियम नाइट्रेट का, इफ यू रिमेम्बर, जब दुरुपयोग होने लगा था तो 2012 में बहुत स्टिफ रूल्स आए थे। जी, मुझे याद है ना। हाँ बिल्कुल याद है। वो रूल्स ऐसे हैं, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो इस तरह का दुरुपयोग नहीं हो सकता। आप 358 kg अमोनियम नाइट्रेट आपने सीज किया, आप कम संख्या थोड़ी है, बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर वो, और उसके बल्कि रूल जब आया था तो मैं तो उसमें होम मिनिस्ट्री कवर करता था, मुझे याद है काफी इसकी चर्चा हुई थी। तो सिस्टम में सब कुछ है, लेकिन वही है कि हम लोग कहीं ना कहीं वो उसके मुझे लगता है हम लोगों का थोड़ा, मतलब एज ए होल की बात मैं कर रहा हूँ, हमारा एक कैजुअल एटीट्यूड जो है ना चीजों को लेकर के, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी शामिल है। सिक्योरिटी का, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल, कंट्री की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का सवाल है, वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो तो मस्ट है। चलिए अस्थाना जी साहब, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, इसके लिए एक बार आपका फिर शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर कभी अगर जरूरत पड़ेगी किसी मुद्दे पर तो हम आपसे बात करेंगे। ये थे राकेश अस्थाना जी, पूर्व IPS, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त, और तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके हमारे बीच में थे। और हम उम्मीद करते हैं कि अस्थाना जी को जल्दी फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो देश इनके अनुभव और इनके सेवाओं का लाभ उठा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र है, देश है, तो हम सब हैं। इसी नोट के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।